मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या मैं ट्रक ड्राइव कर सकता हूँ यूएसए में। कंस्ट्रक्शन वर्कर एक हफ्ते का $800 कमाते हैं। सीधा पिलर से जाकर टकराता है और पूरा का पूरा ब्रिज ही नीचे आ जाता है। क्रेन ऑपरेटर हूँ, क्या मेरी डिमांड यूएसए में है कि डायरेक्ट वर्क परमिट मिल जाए। इस पे स्कैम ही होता है। यूएसए के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन रीगन इलीगली क्रॉस करके आए थे, उनको लीगल बनाया था। ब्लेम नहीं, अप्रिशिएट करना। जो होगा वो भी सोचेगा यार बड़ी जल्दी है यार इसको। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन पे। मैं जब पढ़ता हूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछा जा रहा है कि सर क्या मैं B1 B2 वीज़ा पे आकर, टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे शादी करके सेट हो सकता हूँ, ग्रीन कार्ड ले सकता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आज इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको दूंगा। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या मैं ट्रक ड्राइव कर सकता हूँ यूएसए में। एक भाई पूछ रहा है कि सर मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ, मुझे मशीन जो है वो चलाने का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, करीब 8 या 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या अगर मैं यूएसए में आता हूँ तो क्या मेरी डिमांड है, मेरा जो प्रोफेशन है उसकी डिमांड यूएसए में है। इसका भी मैं बहुत अच्छा आपको आज आंसर देने वाला हूँ। और एक भाई मुझसे पूछ रहा है कि सर मैं इंडिया में हूँ, मुझे डायरेक्ट वर्क परमिट कैसे मिले कि मैं वहीं से सीधा डायरेक्ट वर्क परमिट लेके यहाँ पर आ जाऊँ और मुझे यहाँ पे काम करना है। और अभी बाल्टीमोर ब्रिज मैरीलैंड में जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसका भी अभी जो पॉजिटिव लोग हैं वो कैसे सोचेंगे कि वो कैसे फ़ायदा दे सकता है, आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर B1 B2 वीज़ा पे आकर मैं अगर यहाँ पे शादी कर लूँ तो क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है भाई, बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आप वीज़ा लेकर आए हो, लीगल आए हो, और आप डायरेक्ट रोड जो है आपका ग्रीन कार्ड का होगा, उसके बाद सिटीज़न का होगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, जब आप यूएसए में एंटर हो जाते हो उसके 90 दिन के अंदर अंदर शादी मत करना, क्योंकि यहाँ का रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 90 दिन के बाद शादी करते हो, केस लगवाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज फॉर एग्जांपल आज आप यूएसए एंटर किए अपने वीज़ा पे और 1 महीने बाद आप शादी कर लिए, केस लगा दिया, तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन करके एक वर्ड है, उसमें जो है उनको शक हो सकता है कि यार इस बंदे की इंटेंशन जो थी आई थिंक वो ग्रीन कार्ड लेने की है, सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट्स लेने की है, और ये शादी जो है एक ढोंग है। तो क्योंकि यार कोई भी बंदा जब शादी करता है ना, खास करके यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, कम से कम भी 6 महीना लेती हैं वो दोबारा, इतनी जल्दी कोई शादी करता नहीं है। तो अगर आप ऐसे बेसिक देखो सोचना चाहो कि मैं आज आया हूँ और 1 महीने में आपने शादी कर ली, तो वो सामने वाला जो ऑफिसर होगा वो भी सोचेगा यार बड़ी जल्दी है यार इसको। तो 90 दिन अपना टाइम लेना, उसके बाद आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा टाइम लो यार, 6 महीना 1 साल लो और फिर आप कर सकते हो, क्योंकि आप वीज़ा पे आए हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका B1 B2 से डायरेक्ट ग्रीन कार्ड बिल्कुल मिलेगा आपको। विदिन 1.5 to 2 ईयर्स आपको जो है यहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिल जाती है, अगर आप यहाँ पे किसी US सिटीज़न से शादी करते हो तो। अगला क्वेश्चन जो मेरे से किया जा रहा था कि सर मैं ट्रक चलाना चाहता हूँ यूएसए में, लेकिन मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी। तो यार बिल्कुल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी आईसाइट सही होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है, स्पेक्टिकल्स लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखना सही चाहिए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल रिक्वायरमेंट है अगर आपको अमेरिका में ट्रक चलाना है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए कि आप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन ट्रक ड्राइविंग। तो ये थोड़ा सा आपको कोई और प्रोफेशन, आओ यार कोई और प्रोफेशन चूज़ करो, बहुत सारे प्रोफेशन हैं यहाँ पे, हर प्रोफेशन में पैसा है। तो ज़्यादा आपको जो है डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं ट्रक नहीं चला पाऊँगा, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका की धरती भी एक बार जो आ गया वो उखाड़ ही देता है यार। कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि मेहनत करनी है। ट्रक में भी मेहनत होती है, बाकी प्रोफेशन में भी मेहनत होती है, सब जगह सेम ही चीज़ है, एक ही काम को बार बार करना है और आप आराम से जो है यहाँ पे इजीली ज़िंदगी सेट कर लो। एक भाई ने पूछा है कि सर मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ,
क्या मेरी डिमांड यूएसए में है? अमेरिका में जितने भी मशीन ऑपरेटर होते हैं, क्या यहाँ पे उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है? भाई बिल्कुल है। मैं जब भी निकलता हूँ ना, रात को जब भी आप कभी ड्राइव करोगे ना यहाँ पे, तो जितने भी मशीन ऑपरेटर्स हैं, क्रेन्स, आपकी बुलडोज़र्स, वो रात को ही काम चलता है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग घरों में होते हैं। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन, होम कंस्ट्रक्शन, हर चीज़ जो है की जाती है। और आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपने मेरे को कहा कि करीब 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है आपको मशीन ऑपरेशन में, क्रेन ऑपरेटर जो आप मेरे को बता रहे थे, जेसीबी चलाते हो। तो बिल्कुल यार, अगर आप यहाँ पहुँच जाते हो तो ये मेरा वर्ड याद रखना, यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, उसके बाद सब हो जाता है। पर आपको यूएसए की धरती पे पैर रखना है और काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा तरीके आप लोग यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे उसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, कैसे होता है? शादी कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर को मिलते हो तो आपको और भी तरीके बता सकते हैं कि हाँ भाई, आप इस तरह से जो है वर्क परमिट निकाल सकते हो USCIS से। तो आपका क्वेश्चन जो था, बिल्कुल बहुत डिमांड है यार। जब भी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्रेन ऑपरेटर चलाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, है ही कहाँ पे। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, हर चीज़ पास करना पड़ता है। कोई भी ऑटोमेशन अगर आपको हैंडल करना है तो उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जैसे ट्रक ड्राइवर CDL लाइसेंस निकालने के लिए उनको टेस्ट देना पड़ता है, स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, वैसे ही जितने भी क्रेन ऑपरेटर्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, उनको स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और उसके बाद जाके जो है आप यहाँ पे ईजिली जो है क्रेन चला सकते हो, मशीन्स चला सकते हो। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि सर, मैं इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट पे यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है, उसके बारे में बताओ। तो यार मैं आपको ना एक रियलिटी वाली चीज़ बोलूँगा। ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है ना, कि डायरेक्ट वर्क परमिट मिल जाए, इस पर स्कैम ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग आपको, एजेंट लोग जो हैं, स्कैम में फंसा लेते हैं कि हाँ भाई, आपको वहाँ पे वर्क मिल जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना $1 1 घंटे का मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो कुछ ही तरीके हैं। या तो आप किसी सिटीज़न से शादी कर लो, कोई इंडिया में हो आपके जान पहचान में, तो आप यहाँ पे इमिग्रेशन जो है आपकी ईजिली ग्रीन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी में होती है। आपको बस वीज़ा लेना है वहाँ जाके, क्योंकि आपने यूएसए का जो सिटीज़न है उससे शादी की है, और फिर आप ईजिली यहाँ पे आ सकते हो। सब वर्क परमिट वगैरह आपको सब मिल जाएगा। या कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, पढ़ाई के बाद जो है उसको वर्क परमिट में चेंज करते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, उनको भी वर्क ऑथराइजेशन, वर्क परमिट मिलता है। लेकिन वो बहुत ख़तरनाक तरीका है, और वो जेन्यून लोग ही करते हैं जिनको एक्चुअल में उनकी कंट्री में कोई दिक्कत है, और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क उठा के वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं कोई डायरेक्ट तरीका जो कि आपको डायरेक्ट यूएसए में लेकर आए इंडिया से ही वर्क परमिट में, तो वो एक H1B वीज़ा है। पर उसके लिए भी आपको जो है एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूँ यूएसए सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यूएसए आपके लिए नहीं है। यहाँ पे जो लेबर काम करती है, जो लेबर चाहिए, वो इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी है। लेकिन लेबर का भी उतना ही बड़ा हाथ है अमेरिका की इकॉनमी में जितना एक पढ़े लिखे का। इसीलिए लेबर की सैलरी यहाँ पे कभी कभी देखना आप, जो पढ़े लिखा होता है ना, जो कंप्यूटर के आगे काम करता है, लेबर की सैलरी उनसे ज़्यादा है। और ये फैक्ट है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर एक हफ्ते का $800 कमाते हैं, एक हफ्ते का। इतनी सैलरी तो जो एक बंदा बैंक में लगा होता है ना, उसको नहीं मिलती पर घंटे की जितना ये लोग कमा लेते हैं। तो यहाँ पे ना इक्वलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। जो जितना ज़्यादा हार्डवर्क करता है उसकी पेमेंट भी उसी हिसाब से होती है। अभी ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो अपना घर छोड़ देते हैं, उनको एक हफ्ता घर से बाहर रहना है, तो उनकी सैलरी भी जो है, जो नॉर्मल जॉब्स हैं, उनको ट्रक वालों को ज़्यादा मिलती है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। और बिल्कुल अगर आप इन सब तरीक़ों में से कोई एक चूज़ करके आ जाओ, जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, H1B वीज़ा है, या किसी यूएसए का जो कोई सिटीज़न हो उससे शादी कर लो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हो। आज मैं आपको बताना चाहूँगा यूएसए के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन रीगन के बारे में। इन्होंने इमिग्रेशन रिफॉर्म लाया था। जितने भी लोग इलीगली क्रॉस करके आए थे उनको लीगल बनाया था।
और बहुत ही तगड़ा स्टेप इन्होंने इमिग्रेशन के लिए लिया था, जो कि इमिग्रेशन फ्रेंडली था, ना कि एंटी इमिग्रेंट। तो अगर आप कभी इनकी स्पीच सुनोगे ना, तो ये हमेशा बोलते हैं कि नेवर क्लोज द डोर्स फॉर न्यू अमेरिकन्स, अदरवाइज द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री इन द वर्ल्ड वुड बी लॉस्ट सून। बिल्कुल सही बोला है। अगर हमने अमेरिका के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए बंद कर दिए, तो आज अगर हम लोग लीडरशिप में आगे हैं, तो वो लीडरशिप हम गंवा देंगे अगले आने वाले सालों में। बिल्कुल ही अच्छी स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करके कोई चीज़ बोलना। जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो अमेरिका को पूरा वर्ल्ड चला है, हर वर्ल्ड का, हर कंट्री का बंदा आपको इस कंट्री में मिलता है। तो ये जो कंट्री है ना, ये सिर्फ यहाँ की नेटिव्स की नहीं है, ये कंट्री सभी उन मेहनती लोगों की है जो यहाँ पर आते हैं और अपनी वैल्यू जो है इस कंट्री में डालते हैं और इस कंट्री को आगे लेकर जाते हैं। तो अगर आप कभी किसी की स्टेटमेंट पढ़ना चाहोगे तो इनकी स्टेटमेंट जरूर पढ़ना। 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन रीगन, ये एक रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे। आज तो आप लोग देख रहे हो ना, रिपब्लिकन पार्टी एंटी इमिग्रेंट है, लेकिन ये 1981 से 1989 तक इन्होंने जो है राज किया अमेरिका पे एज ए प्रेसिडेंट, और काफ़ी आगे आज अगर आप देख रहे हो अमेरिका आगे है, तो इन्हीं के कुछ इमिग्रेशन रिफॉर्म की वजह से, इनके काम की वजह से जो है आज अमेरिका नंबर 1 है। और इसमें कोई डाउट नहीं है यार, कोई भी कंट्री आसपास अभी के टाइम पे नहीं है। और अगर ऐसी ही पॉलिसीज़ आगे भी आएंगी जिसमें इलीगल डॉक्यूमेंट्स, जितने इलीगल बंदे जितने भी हैं, और उनको डॉक्यूमेंटेशन दिया जाए, उनको लीगलाइज किया जाए, ग्रीन कार्ड दिया जाए, तो इकॉनमी का फ़ायदा है। यहाँ की इस कंट्री की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, ना कि घटेगी। एक चीज़ कही जाती है इस कंट्री के बारे में, वो ये है कि इफ़ यू गो एंड लिव इन जापान यू डोंट बिकम जापानीज, इफ़ यू गो एंड लिव इन जर्मनी यू डोंट बिकम अ जर्मन, इफ़ यू गो एंड लिव इन टर्की यू डोंट बिकम अ टर्क, बट इफ़ यू गो एंड लिव इन अमेरिका यू विल बिकम एन अमेरिकन। तो ये स्पीच थी 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड विल्सन रीगन की। दिस इज़ वॉट इज़ द मैजिकल पावर ऑफ अमेरिका, यू कम हेयर, यू लिव हेयर एंड यू विल बिकम एन अमेरिकन। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी में पॉजिटिव लीडर का होना बहुत ही ज़रूरी है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है अभी मैरीलैंड में, बाल्टीमोर ब्रिज, 47-year-old ब्रिज, जिससे 30,000 कार एक दिन में गुजरती थी। 5 साल उस ब्रिज को लगे थे कंस्ट्रक्शन में, $60 मिलियन का खर्चा उस पर हुआ था। और आपने देखा होगा न्यूज़ पे कि एक जहाज़ जब अनकंट्रोल हो गया, वो सीधा पिलर से जाके टकराता है और पूरा का पूरा ब्रिज ही नीचे आ जाता है। किसी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है और किसी के काम को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। हम आसान से कह सकते हैं कि यार जो जहाज़ का क्रू था उसको जहाज़ चलाने नहीं आया, टक्कर मार दी ब्रिज को और ब्रिज नीचे गिर गया। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आप देखना प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उस क्रू की प्रशंसा की है कि उसी क्रू की वजह से जो 30,000 कार्स उस ब्रिज से रोज़ गुजरती हैं वो बच गई। उसी क्रू ने डिस्ट्रेस सिग्नल पास किया कि जो जहाज़ का कंट्रोल है वो खो गया है, पावर ब्रेकडाउन हो गई है, प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। रिपोर्टिंग के बाद उस ब्रिज की ट्रैफिक को रोक दिया गया था और कितनी बड़ी कैजुअलिटी होने से बच गई। तो इसको बोलते हैं सोसाइटी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ब्लेम नहीं, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज उसी इंडियन क्रू की वजह से जो उस जहाज़ पे थे, इतना बड़ा जो ब्रिज है उससे जितनी कार निकलती हैं, जितने लोग मर सकते थे वो बच गए। अब इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो कितनी जॉब्स ओपनिंग आएंगी, कितने लोगों को काम करना पड़ेगा इस ब्रिज पे, कितनी लेबर लगेगी। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं या घुसना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है अमेरिका में, बस आपको पॉजिटिवली सोचना है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वादा किया है कि उस ब्रिज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और सारा खर्चा फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी। आप देख रहे हो ऐसी ट्रेजेडी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर इस तरह से सामने आएगा जो कम्युनिटी को साथ लेकर आता है। वो ब्लेम नहीं कर रहे किसी पे कि यार तुमने मेरा जहाज़, जो ये जहाज़ है उसने मेरा ब्रिज गिरा दिया, इतना भरो, फाइन भरो। इन्वेस्टिगेशन होगा, सब कुछ प्रॉपरली होगा, लेकिन
उस क्रू के साथ खड़े हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन, क्योंकि उसी क्रू की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा लोग ज़िंदा हैं जो उस ब्रिज पे हो सकते थे। उस ब्रिज पे जो ट्रैफिक थी, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कार उस टाइम चल रही हुई थी, और फिर अगर ये जहाज़ टकरा जाता और वो सभी लोग पानी में गिर जाते तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाना। इसीलिए जब भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, नेगेटिविटी दिमाग में लानी ही नहीं। और मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।